आपके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ये है, बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है सर एम्स या ईएसआई तो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। जो लोग फ्रेशर है, जो तैयारी कर रहे हैं, मैं ये भी बताऊंगा मैंने ईएसआई ज्वाइन क्यों नहीं किया। हेलो डियर्स, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है सर एम्स या ईएसआई, इतने क्वेश्चन जिसकी हद नहीं है। अब जो लोग फ्रेशर है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो बोलेंगे सर कुछ भी मिल जाए हम तो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी कोई वर्किंग है, एम्स में वर्किंग है, वो ईएसआई में आना चाहते हैं। जो ईएसआई में वर्किंग है वो एम्स में जाना चाहते हैं। तो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा मैंने ईएसआई ज्वाइन क्यों नहीं किया और ईएसआई ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ में अपन यहाँ पे मैं ऐसे तुक्के में भी नहीं बोलूंगा कि एम्स अच्छा है, या ऐसे तुक्के में भी नहीं बोलूंगा ईएसआई अच्छा है। दोनों का प्रॉपर अपन 15 पॉइंट कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर है। आप खुद डिसाइड कर लोगे। डिसाइड के बाद में लास्ट में अपन ये भी बताऊंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या चॉइस है, ठीक है। और मैंने ईएसआई ज्वाइन क्यों नहीं किया इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन बेसिकली एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो जो एम्स है, एम्स एक ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ द फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है, डायरेक्टली ऑटोनोमस। ईएसआई कॉर्पोरेशन है। ईएसआई क्या है? कॉर्पोरेशन। प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। माइंड में किसी को डाउट हो तो निकाल लेना। न तो एम्स प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है, न ईएसआई प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली के जो हॉस्पिटल है आरएमएल, सीएनसीआई, इसके अलावा जो सफदरगंज, सीजीएसएस, ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये क्या है? एम्स ऑटोनोमस है। और ईएसआई क्या है? ईएसआई है कॉर्पोरेशन। एम्स कौन से डिपार्टमेंट में आता है? एम्स मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, और ये आता है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली बोल सकते हैं एम्स हेल्थ मिनिस्ट्री में आता है, ईएसआई लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एम्स ऑटोनोमस है, ईएसआई कॉर्पोरेशन है। दूसरा बात करते हैं, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट के बाद में अपन बात करते हैं जॉब। जॉब में क्या है? एम्स जो है ऑटोनोमस है, और जो आपका ईएसआई कॉर्पोरेशन है, पहले मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हम तो ज्वाइन किसके बेस पे करेंगे? सर रुपया कितना मिलेगा, रुपया कितना मिलेगा और कहाँ ज़्यादा मिलेगा। जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सैलरी कितना मिलेगा? सैलरी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। सैलरी दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब कितना है सिमिलर? 7 सीपीसी के तहत 44,900 बेसिक एम्स के अंदर भी है, 44,900 बेसिक ईएसआई के अंदर भी है। तो यहाँ पे सैलरी के मामले में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे कर सकते हैं। फोर्थ बात आती है कि सर सैलरी, ये तो आपने बेसिक बता दी, क्या कुछ अलाउंस में डिफरेंट रहेगा? क्या अलाउंस के अंदर डिफरेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा? तो अलाउंस भी एक बार फिर से बता देता हूँ, अलाउंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। स्पेशल अलाउंस में कुछ डिफरेंट रहेगा, उसका भी अपन डिस्कस करेंगे। बट जो बेसिक जो अलाउंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। अब बात करेंगे सर सैलरी ग्रोथ कितना रहेगा। तो एम्स, जिपमर, ईएसआई, पीजीआई, आरआरएमएल, आरआरबी, ईएसआईसी, पीजीआई, आरएमएल, जिपमर, इन सभी का जो सैलरी स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है। 7 दिन पहले या आप देखोगे तो वहां पे मैंने सैलरी कैलकुलेशन कैसे करनी पूरा कंप्लीट डिस्कस किया ईएसआई के अंदर। तो जो ईएसआई के जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम एम्स का भी रहेगा, आरआरबी का भी रहेगा, इसके अलावा ईएसआई का भी रहेगा, पीजीआई का रहेगा, आरएमएल रहेगा, जिपमेर का रहेगा। मतलब एम्स और ईएसआई दोनों की सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। बहुत सारे लड़कों के माइंड में हमेशा मेरे पास क्वेश्चन आता है कि जो सर हम नॉर्थ स्टेट में फॉर्म फिलअप करते हैं तो किसी को एम्स मिल गया और किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल दिल्ली के हैं 4 हॉस्पिटल है, ठीक है, वो मिल गया। क्या दोनों के अंदर सैलरी में डिफरेंट रहेगा? ना बाबा ना, दोनों की सैलरी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। सैलरी में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, तो फिर सर ऐसा क्यों होता है कि ईएसआई अगर बीवाडी के अंदर जॉब करो,
ईएसआई अहमदाबाद के अंदर जॉब करो, दोनों में डिफरेंस रहेगा, या एम्स दिल्ली के अंदर जॉब करो, एम्स राजकोट के अंदर जॉब करो, दोनों में डिफरेंट क्यों रहता है, उसका मैंने ईएसआई वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट एक एक पॉइंट को खोल खोल के बताया है, कैसे कैलकुलेशन, एक एक रुपए कैसे कैलकुलेशन होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब 5 नंबर अपन बात करते हैं अलाउंस के, बाद में बात करते हैं स्पेशल अलाउंस। क्या स्पेशल अलाउंस क्या रहता है, स्पेशल अलाउंस क्या रहता है वो भी देख लीजिए। स्पेशल अलाउंस क्या रहता है कि इस एम्स के अंदर या ईएसआई के अंदर अलग अलग वार्ड रहते हैं, आईसीयू यूनिट रहती है, इसके अलावा ओटी रहता है। तो जो ईएसआई के अंदर कोई बंदा अगर ओटी के अंदर और आईसीयू के अंदर काम करता है, उनको स्पेशल एरिया अलाउंस मिलता है। स्पेशल अलाउंस या स्पेशल एरिया अलाउंस करते हैं, मतलब वो पर्सन उस हॉस्पिटल सेटअप के किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे काम करते हैं, इसलिए उनको स्पेशल अलाउंस या स्पेशल एरिया अलाउंस मिलेगा। बट एम्स के अंदर ऐसा कोई भी पॉलिसी, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी काम करो सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला पॉइंट, वर्क प्रोफाइल। सर काम कैसे होता है, ड्यूटी आवर्स क्या रहता है, तो थोड़ा बेसिकली अपन वर्क प्रोफाइल्स की अपन बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल में देखो, पहले तो है कि काम का करना है। तो एम्स के अंदर जनरली 2 सेटअप है, या तो आप वार्ड में काम करो, आईसीयू, ठीक है, दूसरा आप काम कर लो ओपीडी, तीसरी जगह आप काम कर सकते हो डे केयर के लिए, सपोज जो डे केयर चलता है वहां पे काम कर सकते हो। इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर भी आजकल एम्स के अंदर अलग से यूनिट बन गई है। इसके अलावा ओटी में काम कर सकते हैं, वहां पे अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है, ओटी यहां पर भी आएगा। तो देखिए वर्क के अंदर एम्स के अंदर आप वार्ड में काम करो तो आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी चलेगी, आईसीयू में भी काम करोगे तो आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी चलेगी। ओटी के अंदर 2 टाइप्स की ओटी है, कहीं पर डे केयर के लिए अलग बुलाते हैं, डे जनरल ड्यूटी अलग रहती है, और कहीं पर भी शिफ्टिंग भी चलती है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग एम्स का अलग अलग रहता है। अब बात करते हैं ओपीडी। ओपीडी का ड्यूटी ईएसए में भी लगता है, एम्स के अंदर लगता है। ओपीडी ड्यूटी जो जहां जब तक ओपीडी चलेगी तब तक आपका ड्यूटी रहेगा। ओपीडी में थोड़ा आपका लॉस होता है कि थोड़ा ऑफ का सिस्टम थोड़ा कम रहता है, ये है। तो ये हो गया आपका एम्स का। अब बात करते हैं ईएसए। ईएसए में यहां पे काम के अलावा भी एक स्पेसिफिक जगह और है, डीसीबीओ। क्या है डीसीबीओ, आपने नाम सुना होगा। बेसिकली जो ईएसए हॉस्पिटल किसके लिए है, जो इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उन वर्कर्स के लिए है। तो कई ऐसी छोटी छोटी जगह हैं जहां पे हॉस्पिटल स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए फर्स्ट एड और बेसिक्स केयर जो मेडिसिन है उनके लिए डीसीबीओ का प्रावधान है। डीसीबीओ का प्रावधान मतलब एक जस्ट लाइक द सब सेंटर की तरह डिस्पेंसरी है, जहां पे फार्मासिस्ट रहेगा, मेडिकल ऑफिसर रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर रहेगा, इसके अलावा कुछ स्टाफ एमटीएस और बेसिकली जो लोअर स्टाफ वो भी रहेंगे। तो वहां पे सेटअप रहेगा। वो कब से कब तक ओपन होती है, मॉर्निंग में 9 o'clock से 4, ऑलवेज जनरल ड्यूटी रहेगा। ये ईएसए के अंदर डीसीबीओ का प्रावधान है। कब से कब तक ड्यूटी रहती है, 9 बजे से लगाकर शाम को 4 बजे तक। इसके अंदर लंच का भी आपको दोपहर में टाइम मिलता है, डेली रहेगी। सैटरडे को हाफ डे मिलेगा, संडे को ऑफ रहेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जीएस रहेगी, साल की जो 17 छुट्टी आती है वो भी आपको मिलेगी। अब जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो रहता है हाई डिग्री अलाउंस। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लड़कों के माइंड में मुझे ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, सर हम तो एमएससी कर रखे हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन हमें बेनिफिट क्या है, या हम पोस्ट बेसिक किए हुए हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन हमको बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली मैं बात करता हूं जिन लोगों ने भी पोस्ट बेसिक या एमएससी किया है, उनको हाई डिग्री अलाउंस एम्स के अंदर जनरली नहीं मिलता है, या किसी किसी एम्स के अंदर मिलता है। मतलब पहले मैंने बताया एम्स क्या है, ऑटोनॉमस। जब एम्स को कुछ देना पड़ता है तब एम्स हमेशा एक लाइन बोलता है, हम ऑटोनॉमस है, हमारे खुद के नियम चलेंगे। लेकिन जब एम्स को कुछ लेना है तब बोलेंगे एज पर द डीओपीटी, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो वो पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी रहती है वो सब अपने ऊपर फॉलो करते हैं। मतलब एम्स अपने खुद का बेनिफिट देखता है। तो एम्स जनरली ना तो आपको जो दिवाली बोनस रहता है, दसरा बोनस रहता है, वो नहीं देता है। कुछ कुछ एम्स देता है, कुछ कुछ नहीं देता है। हाई डिग्री अलाउंस कुछ कुछ एम्स देता है, कुछ कुछ नहीं देता है। लेकिन ईएसए के अंदर
2024 तक से 23 तक ये आपका जो दिवाली बोनस भी मिलता था उसका भी अपन एक अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन 2018 तक जिन लोगों ने की पोस्ट बेसिक हो रही है उनको हाई डिग्री अलाउंस मिलता है ईएसए के अंदर। जिन लोगों की पोस्ट बेसिक डिग्री 2018 से पहले हुई है और जिनकी ज्वाइनिंग भी 2018 से पहले हुई है, 2019 से पहले हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बाद में हुई है और आपको अभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट के तहत नया जो रिक्रूटमेंट आया उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बढ़ा दिया गया। पहले बेसिक क्वालिफिकेशन जीएनएम था, अभी उसको बढ़ा के पोस्ट बेसिक कर दिया और बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट कर दिया, इसलिए ये आपको नहीं मिलता है। तो एम्स के अंदर जनरली नहीं मिलता है, ईएसए के अंदर मिलता है, लेकिन ईयर का परिवर्तन है। कुछ कुछ ईएसए के स्टूडेंट 2018 और शायद कहीं सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों ने 2020 तक भी किया है उनको भी ईएसए नर्सिंग अलाउंस या हाई डिग्री अलाउंस दे रहा है। नर्सिंग अलाउंस तो सब देते ही है, हाई डिग्री अलाउंस दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल रिजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सर। पहले तो टेक्निकल रिजर्वेशन होता क्या है वो देख लो। टेक्निकल रिजर्वेशन क्या होता है? किसी भी देखो रिजर्वेशन के मैं 2-3 टाइप सबको बता देता हूं बेसिकली। सपोज किसी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, मुझे एम्स राजकोट मिला, मैं एक इंस्टीट्यूट की बात करता हूं, मुझे एम्स राजकोट मिला, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश से हूं या राजस्थान से हूं, मुझे नेक्स्ट ईयर जाना है एम्स राजस्थान के लिए। मैंने नॉर्थ स्टेट का फॉर्म फिलअप किया, एज पर रैंक मुझे नॉर्थ स्टेट एम्स जोधपुर मिल भी रहा है, लेकिन मुझे देना है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन देने के लिए 2 टाइप से कि एक तो मैं टेक्निकल रिजर्वेशन, एक होता है नॉर्मल रिजर्वेशन। नॉर्मल रिजर्वेशन के में क्या होता है, मैं एम्स से एनओसी नहीं लूंगा और नॉर्मली मैं रिजर्वेशन दे दूंगा। उस केस में भी 2 टाइप्स रहते हैं। एक तो मैं देता हूं इमरजेंसी बेस के अंदर, उस केस में मेरे को 48 आवर्स या 24 आवर के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन मुझे 1 मंथ की सैलरी पेड करनी पड़ेगी। दूसरा रूल्स ये है कि मैं 1 मंथ का इंटीमेट दूं और मुझे 1 महीने के बाद में मैं वहां से जा सकता हूं, मुझे वहां पे सैलरी देने की जरूरत नहीं है। ये है रिजर्वेशन का रूल्स। अब टेक्निकल रिजर्वेशन के बेनिफिट क्या है, एम्स देता है कि नहीं देता है? तो पहली बात तो मैक्सिमम एम्स एनओसी इशू नहीं करता है और टेक्निकल रिजर्वेशन एक्सेप्ट भी नहीं करता है। अभी कुछ न्यू गाइडलाइन आए हैं कि कुछ एम्स अभी इशू एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने से उनको नुकसान क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो टेक्निकल रिजर्वेशन एम्स मोस्टली एम्स नहीं देता है, कुछ नए एम्स अभी देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ही टेक्निकल रिजर्वेशन होता है क्या, बेनिफिट क्या होता है? सपोज आप एम्स राजकोट के अंदर काम कर रहे हो 2019 से या 2020 से, तो आपका मैंने पहले बताया कि आपका बेसिक बढ़ेगा पर ईयर। जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्यों पर ईयर आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो बेसिक बढ़ेगा। तो जब आप एम्स राजकोट 2019 से काम कर रहे हैं, वहां पे आपके बेसिक हो गए 52,000 हो गया सपोज। जब आप 2024 के अंदर एम्स राजकोट को छोड़ के एम्स जोधपुर आ रहे हो, उस केस के अंदर आपका जो बेसिक है, बेसिक अगर आपको इतना ही मिलता है, मतलब पे प्रोटेक्शन आपको मिलता है, मतलब आपकी शुरुआत वापस 44,900 से न होके कहां से होती 52,000, तो ये आपका बेनिफिट है। मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में मैं बताऊं, टेक्निकल रिजर्वेशन के तहत आपको जो आपका बेसिक है, बेसिक और अदर जो अलाउंस है उसके अंदर पूरा आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जिस सैलरी पे आप काम करते हैं, न्यू में वहीं पे काम करोगे। लेकिन अगर उस सिटीज का अगर एचआरए और जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस अगर डिफरेंट है, वो वेरी करेगा, बाकी जो सैलरी में है उसके अंदर पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो टेक्निकल रिजर्वेशन एम्स देता है क्या? नहीं देता है। जनरली ईएससी देता है क्या? मोस्टली ईएससी इंस्टीट्यूट टेक्निकल रिजर्वेशन देते हैं। ये कब से फॉलो होता है? जनरली आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको टेक्निकल रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद में टेक्निकल रिजर्वेशन से बेनिफिट क्या है? टेक्निकल रिजर्वेशन से बेनिफिट है कि आपका सैलरी का डिफरेंट है। सपोज आपने एक इंस्टीट्यूट में काम किया 4 साल या 5 साल, आपकी जो बेसिक 55,000 आ गई, 52,000 आ गई, तो 52,000 जब सुमा लीजिए 900 से 52,000 गई, तो ये तो 7,000 तो ये हो गए। लेकिन इसके साथ में आपके जो अदर अलाउंस है, मतलब सिमिलर मान तो 10,000 के अराउंड हो जाएंगे। तो 10,000 का आपका अगर आपको टेक्निकल रिजर्वेशन मिलेगा तो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको घाटा हो जाएगा।
तो ये आपका टेक्निकलाइजेशन। अब है ड्यूटी ऑफ्स। सर कितने ऑफ मिलते हैं एम्स के अंदर, छुट्टियां कितनी मिलती है, ये तो सभी लोगों के क्वेश्चन है। सर एम्स में तो चले जाएंगे, हमको घूमने के लिए भी छुट्टियां मिलेगी या घर जाने के लिए छुट्टियां मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलती है, बहुत छुट्टियां मिलती है। आराम से आप घर पे एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, वो भी सर थोड़ा बता दो, तो वीडियो के एंड में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, उसके बारे में भी अपन थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ्स। जनरली ये जो ड्यूटी ऑफ्स का मैं जो बात करता हूं वो हॉस्पिटल सेटअप की बात करता हूं। ईएससी की बात करते हैं। ईएससी के अंदर दो सेटअप है, हॉस्पिटल सेटअप और डीसीबीओ सेटअप। हॉस्पिटल प्लस डीसीबीओ। डीसीबीओ के अंदर आपकी रोज ड्यूटी रहेगी सुबह 9 बजे से लगाकर शाम को 4 बजे तक। सैटरडे ऑफ, संडे छुट्टी, गवर्नमेंट छुट्टी, मतलब एज आपकी ऑफिशियल ड्यूटी रहेगी। अब बात करते हैं हॉस्पिटल सेटअप। हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जो आपकी छुट्टी रहेगी वो रहेगी 8 ऑफ, 8 तो रहेगी ऑफ आपके, प्लस साल के अंदर 3 जीएस आता है। 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, ऐसे कुछ 3 से 4 आते हैं जीएस, तो उसका आपको अलग से मिलेगा। कोई इलेक्शन ड्यूटी आ गया, इलेक्शन का टाइम आ गया, वोटिंग के लिए जा रहे हो, ऐसी छुट्टी आपको स्पेसिफिक छुट्टी मिलती है। तो ये रहेगी 8 ऑफ पर मंथ प्लस 3 से 4 ईयरली गवर्नमेंट जीएस आती है। इसके बाद में एम्स के अंदर क्या है, एम्स के अंदर भी यही मिलेगा सेम टू सेम, 8 ऑफ प्लस 3 से 4 जो जीएस आती है वो मिलेगी। तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? ईएससी का जो मैनेजमेंट थोड़ा मुझे कंपेयर टू अच्छा लगता है, बिकॉज क्योंकि ईएससी के अंदर आप 3 ऑफ कंटिन्यू ले सकते हैं। ईएससी के अंदर 3 ऑफ आप कंटिन्यू ले सकते हैं, लेकिन एम्स आपको 3 ऑफ कंटिन्यू नहीं देता है। 2 ऑफ दे सकता है लेकिन 3 ऑफ कंटिन्यू नहीं देता है। अब बहुत सारे लड़के बोले कि सर कहाँ, हमारे एम्स में तो देता है। फिर से बोलता हूं, एम्स क्या है? ऑटोनोमस। सभी एम्स ऑटोनोमस में अपने आप में फ्रीडम है, तो हर एम्स की जो पॉलिसी है अलग अलग है। कुछ एम्स दे सकते हैं बट मैक्सिमम एम्स नहीं देते हैं। ये मैं जो बात करता हूँ कॉमन एक जनरली बात कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो पॉइंट है वर्कलोड। सर एम्स में काम ज़्यादा है, ईएसए में काम ज़्यादा है। फ्रेशर बोलेगा सर कहीं भी काम करवा लो, प्राइवेट से तो काम कम ही है, प्राइवेट में तो हम काम कर चुके हैं इसलिए तुमको काम कम ही लगेगा। लेकिन अभी जो अपने कंपेयर कर रहे हैं वो ईएसए और एम्स का कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ईएसए के अंदर जो है, ईएसए और एम्स के अंदर जो वर्कलोड का है, एम्स का थोड़ा एसओपी कंपेयर टू ईएसए बहुत बेटर है, मतलब जो वर्क का जो स्टेप है एसओपी वो बेटर है। ईएसए में थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। एसओपी का मतलब होता क्या है कि एक जो स्टैंडर्ड जो केयर रहती है उसमें एक प्रोसेस प्रॉपर फॉलो होता है। तो वर्कलोड कहाँ ज्यादा है? तो वर्कलोड ईएसए में थोड़ा कम लगता है। इसके अलावा ईएसए में जो कागज जो पेपर वर्क है वो भी थोड़ा कम है, मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा कम है। तो यहां पे थोड़ा ईएसए में बेटर मानता हूं। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। बट पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में थिंक करूं, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू में थिंक करूं, तो एम्स को मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि एम्स का जो एसओपी अच्छा है, वहां पे जूनियर डॉक्टर भी रहते हैं, सीनियर रेजिडेंट, एसआर, जेआरए, पीजी के स्टूडेंट रहते हैं, वहां से आपको सीखने को भी मिलता है। इसके अलावा वर्कलोड थोड़ा अच्छा रहता है, पेपर वर्क भी थोड़ा रहता है जो आपको लर्निंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल रहता है, और किसी चीज़ का एक प्रोसेस अच्छा रहता है ताकि आप आगे कोई अगर एग्जाम लिखते हो तो वहां पे आपको क्लिनिकल बेस में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्लिनिकल बेस की जो में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वर्कलोड किसका ज़्यादा है? मुझे एम्स का थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा लगता है, ईएसए का कम लगता है। एम्स का मैनेजमेंट ईएसए के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऑटोनोमस है, हर जगह अपने रूल्स फॉलो करवाएगा। ईएसए बेसिकली कॉर्पोरेशन है, पूरे रूल्स अलग अलग रहते हैं। अब एक और बात है, ईएसए के अंदर जो डायरेक्टर या मैनेजमेंट रहेगा, एडमिन रहेगा, वो प्योरली मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं रहेगा, क्योंकि ईएसए तो सबके लिए रहता ना, तो वहां पे नॉन मेडिको भी रहेंगे। लेकिन एम्स के अंदर जनरली पूरे मेडिको रहते हैं, तो उस वजह से भी मेंटल स्ट्रेस जो एक वर्कलोड है, एसओपी है, वो ज़्यादा फॉलो होती है। तो इसमें थोड़ा ऐसा है। अब बात करते हैं ड्यूटी ऑफ का। वर्कलोड का होगा ड्रेस कोड, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड। एम्स के अंदर जो ड्रेस कोड है स्क्रब रहेगा, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग है, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, ठीक है। लेकिन ईएसए के अंदर कॉमन ड्रेस है, बहुत अच्छी ड्रेस है, पैंट है, शर्ट है, इसके साथ में
वाइट एप्रोन है, एक अच्छी एक ऑफिशियल ड्रेस है। मुझे तो ईएसए की ड्रेस काफ़ी बेटर लगती है, ठीक है। एम्स के कंपेयर मुझे ईएसए की ड्रेस बेटर लगती है। और एम्स का जो इसके प्रति अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग कलर कोड है, अलग अलग है, तो वो तो आप एज पर आपकी चॉइस आप देख सकते हैं। इसके बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर पॉलिसी। इतने मैसेज आए सर ईएसए के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, एम्स के अंदर क्या ट्रांसफर पॉलिसी लागू है क्या। बहुत सारे लड़के अलग अलग कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेके आ रहे हैं, किसी स्टूडियो में किसी मंत्री ने बोला है वहां से लेके आ रहे हैं। तो यहां पे मैं कुछ दो चीजें क्लियर कर लेता हूं। क्या क्लियर करता हूं कि एम्स के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है या नहीं है, तो ईएससी के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है या नहीं है। देखो बेसिकली मैं बात करता हूं कि जो नर्सिंग ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का बी ग्रुप का ऑफिसर है, बी ग्रुप का नॉन गजेटेड, जो एम्स के अंदर भी है ईएससी के अंदर है, तभी उनका सैलरी इक्वल है। अब बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी टीपी, तो ईएसए के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है, एम्स के अंदर नहीं है। मतलब अभी तक अगर आप एम्स राजकोट में लगे, एम्स भुवनेश्वर में लगे, तो आप एम्स भुवनेश्वर के अंदर ही काम करोगे। आप विदाउट एग्जाम दिए ट्रांसफर के द्वारा आप किसी अदर इंस्टीट्यूट अदर एम्स में नहीं जा सकते। लेकिन ईएसए के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है। जनरली पर्टिकुलर सिटी का भी जो नए रूल्स आए 9 ईयर, मतलब 9 साल तक एक रीजन में रहते रहेंगे, उसके बाद में आपका ट्रांसफर दूसरे रीजन में कर सकते हैं। उस केस में भी आपसे चॉइस भरवाई जाती है कि आप 2-3 चॉइस दे दो हमको, हम वहां पे आपका ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा सर ये तो स्टूडियो का ट्रांसफर हो गया, क्या अगर हमको ट्रांसफर लेना चाहते तो हम ट्रांसफर ले सकते हैं क्या। बिल्कुल जी। इसके लिए भी आपको क्या करना है, हर साल एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म के अंदर आप रीजन में भी अलग, क्यों रीजन में भी अलग अलग हॉस्पिटल रहता है। सपोज मैं गुजरात रीजन की बात करता हूँ तो गुजरात में अंकलेश्वर में हॉस्पिटल है, वापी में हॉस्पिटल है, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में नरोडा है, बापूनगर है, मतलब अलग अलग, महसाणा में भी शायद है, तो अलग अलग जगह है। तो उस वो हो गया रीजन के अंदर, तो रीजन के अंदर भी आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्रा रीजन, अगर आपको अहमदाबाद से या मतलब गुजरात से राजस्थान जाना है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्राइज रहता है स्पाउस बेसिस। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड किसी अदर जगह पे काम करते हैं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो उस कंडीशन में अगर आप ट्रांसफर के लिए लगाते हो तो आपके लिए इजी होता है। बट बेसिकली मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि एम्स के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, ईएसए के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी है। क्या ईएसए ट्रांसफर पॉलिसी में कहीं भी डाल सकते हैं, जनरली कहीं पर नहीं डालते हैं। जनरली कहाँ पर डालेंगे, आपके 9 साल के बाद में आपसे फॉर्म फिलअप करवाए जाते हैं, उस कंडीशन में आप डाल सकते हो। क्या सर 9 साल से पहले ट्रांसफर नहीं हो सकता है। 9 साल से पहले ट्रांसफर आपसे हर साल आपसे भरवाया जाता है, वो रीजन के अंदर आपका ट्रांसफर हो सकता है। आप खुद बाहर के रीजन में भी आप लगाओगे, वहां पे सीट वैकेंट है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये बेसिकल रूल्स है। अभी जो नेक्स्ट बात करते हैं एलटीसी। सर एलटीसी क्या होता है। एलटीसी आपकी नौकरी लगती है, नौकरी लगती तो शुरुआत के जो 8 साल है, जब घूमने की उम्र है, उस साल में साल का एक टूर आपको गवर्नमेंट घूमने के लिए देती है। सर क्या घूमने के लिए देती है, तो कैसे रहते हैं, 4 साल का ब्लॉक रहता है। उस ब्लॉक्स के अंदर 3 बार आप जो एलटीसी लोगे वो आप घर के लिए ले सकते हो, गांव जाने के लिए। अभी जो सेकेंड एसी मिलता है, लेकिन कुछ कुछ जो रीजन है, पर्टिकुलर रीजन है, वहां पे आपको ये सेकेंड एसी ट्रेन का, वहां पे आपको फ्लाइट का भी मिलता है। तो एलटीसी के तहत आपको ऑल इंडिया का टूर 4 साल में एक बार मिलता है, प्लस 3 साल आपका होम टाउन एलटीसी आपको मिलती है। शुरुआत के जो 8 साल है उसमें प्रत्येक साल मिलती है। 8 साल की सर्विस के बाद में आपको 2 साल में एक बार मिलती है। ये एलटीसी का आपका रूल्स है। अब बात करते हैं प्रमोशन। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमोशन। सर प्रमोशन कैसे होता है। जनरली अभी तक जो रूल्स है ईएसए के अंदर जो प्रमोशन रूल्स है, ईएसए के अंदर जो प्रमोशन रूल्स है वो प्योरली कैसे है, 100% मतलब आप मतलब एनओ जब एसएनओ बनेगा वो 100% है प्रमोशन रूल से, ठीक है। लेकिन एम्स के अंदर सिर्फ 25%। अगर एम्स को 100 नर्सिंग एसएनओ चाहिए, एम्स को 100 एसएनओ चाहिए, तो 25% तो आपको एनओ से एसएनओ बना देंगे। 75% के लिए अलग से वैकेंसी निकाल के आपको एसएनओ बनवाई जाएगी। तो वापस बता देता हूं, एम्स के अंदर प्रमोशन 25% है और ईएससी के अंदर 100% है। मतलब ईएससी में कोई नर्सिंग ऑफिसर से अगर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनेगा एम्स के अंदर तो कितने बनाएंगे, 20% डायरेक्ट,
और ईएससी के अंदर 100% डायरेक्ट। बाकी एम्स के अंदर 70% कहाँ से लेंगे, 75% के लिए वो अलग से एग्जाम करवाएगी। अब जो अपने 14 पॉइंट का डिस्कस कर दिया, लास्ट पॉइंट का डिस्कस करते हैं। वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट ही इसलिए है कि वो जो पॉइंट है वो है आपके फैमिली से जुड़ा हुआ है। फैमिली के जुड़ा हुआ मतलब आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेल्थ है। हेल्थ जान है तो जहान है, ठीक है। मतलब आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ है। तो हेल्थ फैसिलिटी ईएसए के अंदर, एम्स के अंदर, दोनों एम्स के अंदर जो करता है ईसीएसएस करता है, ईसीएसएस ईसी, और ईएसए के अंदर आपका ईएसए करता है और किसी किसी का सीजीएसएस करता है। दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको। कितना रुपए करता है पर मंथ, आपको 650 रुपीज करता है। कितना, 650। कब तक, जब आप नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं, तब आपका मंथली 650 रुपीज जाएगा आपके हेल्थ के लिए। तो सर इसका फायदा है क्या, एम्स के अंदर जब मिलता है, एम्स के अंदर जब आपको मिलता है हेल्थ फैसिलिटी, वो सपोज अगर आपको जोधपुर एम्स में आप वर्किंग है तो आपके फैमिली को जोधपुर एम्स के अंदर ही बेनिफिट मिलेगा, अदर जगह उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कोई बंदा भुवनेश्वर में काम करता है, बंदा प्रॉपरली गुजरात से, राजस्थान से है, तो उसकी फैमिली को हेल्थ बेनिफिट कहाँ मिलेगा, भुवनेश्वर। क्या भुवनेश्वर जाना पॉसिबल है क्या इतना दूर से फैमिली को लेके, नहीं होगा, तो नियर बाई ही लेता है। तो एम्स में, एम्स यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एम्स में आपको कहाँ पे मिलेगा, जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं वहाँ पे। ईएसए के अंदर क्या है, ईएसए में भी दो बेनिफिट है। जो ईएसए के अंदर नर्सिंग ऑफिसर है उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आपको सीजीएसएस लेना है या आपको ईएसए लेना है। तो सीजीएसएस भी लोगे तो ऑल इंडिया में आपको सीजीएसएस की जो डिस्पेंसरी है वहां से आप मेमो लेके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो पैनल के ट्रीटमेंट रहेगी वहां पे सीजीएसएस रेट लगेगी, जो इम्पैनल नॉन इम्पैनल रहेगी उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं। ये है सीजीएसएस का। ईएसए का क्या है, कोई बंदा अगर गुजरात में काम करता है, उसकी फैमिली अगर जयपुर में रहती है, तो उस केस में वो जयपुर से भी बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब ईएसए का जो हेल्थ फैसिलिटी है उसका बेनिफिट ऑल इंडिया के अंदर उठा सकते हैं। लेकिन एम्स के अंदर ऐसा रूल्स नहीं है। यहां पे मुझे एम्स का थोड़ा हेल्थ फैसिलिटी थोड़ा बेटर नहीं लगा, क्यों कोई भी बंदा जब आपके डिपार्टमेंट, आपके इंस्टीट्यूट में काम करता है तो उसको ऑल इंडिया लेवल पे हेल्थ फैसिलिटी उसके फैमिली को देना जरूरी है, ताकि आप वो अच्छे से अच्छा अपना काम कर सके। ये अपने 15 पॉइंट है। सर आपने बोला था कि आपका क्या पर्सनल व्यू है, तो मैं दो तीन चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि भाई मुझे क्या लगता है क्या ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या लगता है क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो बेसिकली एम्स या ईएसआई, एम्स या ईएसआई दोनों में से मुझे क्या ज्वाइन करना। अगर मेरे पास अभी ऑप्शन है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे घर के नजदीक कौन सा है, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पैसे कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर आपके घर के पास में रहेगा, कल कुछ फैमिली के लिए काम होगा तब आप इजी वे जा सकते हो। घर के पास में रहेगा तो आपका टिकट, आने जाने के लिए टिकट की दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अगर जो किसी अदर जगह पे अगर आपको ज्यादा भी सैलरी मिल रही है, उस केस में भी अगर आप एक तो दूर से आओगे तो आपका टिकट खर्चा भी बढ़ेगा, पास में आओगे तो आपको टिकट खर्चा भी कम लगेगा। दूसरी बात है, अभी बैचलर है तब तो आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे कहीं भी चले जाओ क्या फर्क पड़ता है सर, हम तो झोला उठा के चले गए। लेकिन गांव भी आना है तो आ जाएंगे। लेकिन जब आप एक ऑफिसर बन जाते हो, उस केस में जब आप आना भी होगा तो आप सेकंड एसी लोगे, फ्लाइट लोगे, तब उसके चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। सिंगल है फिर भी ठीक है, कभी फैमिली को लेके जाओगे, फैमिली को लेके आओगे, घर पे कुछ काम हो गया, आज गए 4 दिन बाद वापस आओ, उस केस में मैं लोकेशन देखूंगा। अगर मेरे घर से मुझे ईएसआई और एम्स में जो पास में रहेगा उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मेरी पहली कंडीशन, तो मेरी, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपके ऊपर थोपना भी नहीं चाहता हूं, मेरा ओपिनियन बता रहा हूं। तो पहला तो ये कोई लोकेशन। दूसरा मैं बोलूंगा, दूसरा क्या बोलूंगा कि सर अगर दोनों पास में है तो क्या करूंगा। दोनों अगर पास में है तो मैं ईएसआईसी में जाना पसंद करूंगा कंपेयर टू एम्स। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी मुझे गवर्नमेंट के बेनिफिट है मुझे एम्स के कंपेयर में ईएसआई में इजीली मिलेगा। क्यों मिलेगा कि ईएसआई के अंदर आपको इजीली मिलेगा,
ठीक है। अब बात करते हैं कि एम्स में, तो मैं एम्स में जाना कम पसंद करूँ, क्योंकि मैंने जैसे इतने पॉइंट डिस्कस किए, तो मैं ईएसए में जाना पसंद करूंगा। लोकेशन में डिफरेंट रहेगा, तो मैं एम्स में भी जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। आपको जो टाइम पीरियड है उसमें काम करना, बाकी तो कोई है नहीं। दूसरी बात है कि सर मैं घर के पास में, तो मैं ईएसए से क्यों जाऊंगा? उसका मेरा रीजन ये भी है कि मुझे जो जो प्रमोशन एम्स के कंपेयर में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा इजी में रहेगा, तो इसलिए मैं ईएसए में जाना चाहूंगा। और भी मेरा रीजन है लोकेशन पास में है, तब तो आपको जो स्टूडियो पास में वो देख लीजिए। लोकेशन दोनों के इक्वल है, तो ईएसए में अंदर वाई, एक तो प्रमोशन, वर्कलोड, एडमिन लोड, जो एडमिन का है, जो मेंटल स्टेशन है, वो भी इसमें है, ये चीजें हैं। अब बात करते कि सर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया ईएससी? मैंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, कुछ फैमिली की वजह से मैंने ईएससी 2019 का जो अंकलेश्वर मिला था उसको ज्वाइन मैंने नहीं किया, ठीक है। और 24 के अंदर फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि अभी जाना ही नहीं है, तो वहाँ पे सीट नहीं बिगाड़ेंगे, आपके लिए रखेंगे। और भी अगर आपके माइंड में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एम से ईएससी या अदर इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, आप मुझे ज़रूर बताइए। जो लोग फ्रेशर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ये है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर और सीएसओ की तैयारी कर रहे हो, तो मिशन हाई की बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो। साथ में आप ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और अगर आपने पहले से क्लिक कर रखा है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें भी टाइम कम लगता है और वहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है डियर्स। तो चैनल पे जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू डियर्स, ऑल दी बेस्ट। इसके अलावा ईएसए की डेली क्लासेज हमारे शाम को 6 बजे आ रही है, तो वो क्लासेज आप जरूर देखिए। थैंक यू डियर्स। और सभी जो बुक्स और टेस्ट सीरीज है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।